class 12 keeping quiet, जिसकी बाकी जो पहले वाली दो poems हैं, I've explained them on my channel, so you can go and check out them. And this is our third poem जो आज हम करने वाले हैं, line to line with all the poetic devices, क्या उनकी literal meanings है और क्या उनकी symbolic meanings है. So before starting, do subscribe my channel. So let us begin with the very first stanza. इसकी जो poet है that is Pablo Neruda. Poets जो है हमें बिल्कुल याद रखें, be on the very tips, ठीक है. कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? वेरी ऑफन वी ऑल नो चुप रहना, ठीक है. कीप क्वाइट. अब ना यहाँ पे पोइट इस टाइटल से हमें सजेस्ट क्या करना चाह रहा है? देयर मस्ट बी समथिंग कि पोइट अर्ज कर रहा है चुप रहो. किस लिए? इज अ क्लास मॉनिटर? नो. लेट अस हैव अ लुक कि व्हाट यू वांट टू से. नाउ वी विल काउंट टू 12. यहाँ पे वी विल कौन है? वी विल इंक्लूडिंग पोइट, मी, यू एंड द होल वर्ल्ड, ठीक है. कंप्लीट अर्थ के बारे में यहाँ पे वी किसके लिए कहा गया है? तो ह्यूमन बींग्स, टोटैलिटी जो ह्यूमैनिटी है उन सभी के लिए कहा गया है. वी विल काउंट टू 12, यानी कि वी विल बी काउंटिंग टू 12. यहाँ पे 12 एक सिंपल नंबर दिया गया है कि 12 तक हम काउंट करेंगे. बट यहाँ पे 12 क्या सिग्निफाई कर रहा है? यहाँ पे 12 के दो सिंबॉलिक मीनिंग्स है. द वेरी फर्स्ट इज इट कुड बी 12 आवर्स ऑफ डे, जिस पूरे दिन जो हम बिजी रहते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव रहते हैं, दैट. एंड अनदर इज 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, यानी कि पूरे ईयर और सिमिलरली पूरे साल, पूरी जो हमारी लाइफ उसमें हम प्रोडक्टिव और बिजी रहते हैं. अब 12 यहाँ पे और एक मीनिंग निकलता है कि वो टाइम जो हम पूरा अपने डेली के टास्क में, यानी कि वही मीनिंग है जो हम अपने 12 आवर्स 12 मंथ्स पूरे बिजी रहते हैं उनमें. लेट्स काउंट टू देम एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. वेरी स्टार्टिंग लाइन में जो पॉइंट अपना मैसेज क्लियर कर रहा है कि वी हैव टू कीप स्टिल. We will all keep still. हम सभी चुप रहेंगे. Still in the sense जहाँ हो वहीं रहेंगे, ना हम कुछ बोलेंगे ना हम कुछ करेंगे, ठीक है. Keep still. Still रहने से जो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है will keep still, उससे होगा क्या? यहीं से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थीम इस पोएम का निकल रहा होता है. Opportunity to introspect our follies. Introspect क्या होता है? बहुत से आप स्टूडेंट्स करते भी होंगे. इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि जैसे हम पूरे दिन की एक्टिविटी को जब हम इवैल्यूएट करते हैं, खुद से पूछते हैं, खुद का इंट्रो लेते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं, खुद को इंस्पेक्ट करते हैं खुद के इंट्रो से. यानी कि जब हम अपने ही बारे में खुद से इवैल्यूएशन करते हैं कि वॉट एवर आई डिड वाज रॉन्ग और राइट, ठीक है, मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया, जो भी है अपना टोटल इवैल्यूएशन खुद से निकालना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. जब हम यहाँ पे स्टिल विल कीप स्टिल, जब हम यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग लाइक वॉर्स, ठीक है, बिकॉज पॉलिटिकल डिबेट्स हो रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ है जो पॉलिटिक्स में चलती आ रही है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, तो पॉलिटिक्स उसमें आएगा ही आएगा. सो दिस इज कीप स्टिल, यानी कि इट इज गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट अवर फॉलीज यानी कि जितने भी हमारे बुरे कर्म है, जो भी हमने गलत काम किया, उन सभी को इंट्रोस्पेक्ट करने का. क्योंकि जब हम उनको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वेदर इट वॉज राइट और रॉन्ग, ठीक है. दूसरी चीज़ से क्या होगी? विल गेट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. देखो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बोथ आर सिनोनिम्स, बट क्या है, जो ट्रैंक्विलिटी वर्ड यूज करोगे इट इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि ये वर्ड तुम्हें पूरी उसमें यूज करना है. दोनों को एक साथ लिख दोगे तब भी, ठीक है, इट इज गुड फॉर यू. सो यू हैव टू राइट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. क्या मिलेगी हमें? शांति और थोड़ा सा बिल्कुल सन्नाटे वाली जो चीज़ होती है वो हम एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ. पोइट यहाँ पे बोला कि इसने 12 तक हम काउंट करेंगे, हम चुप रहेंगे. फॉर वंस यानी कि इट इज ओनली फॉर द वंस. आई डो नॉट वांट की कंप्लीट साइलेंस, ठीक है. यहाँ पे पोइट आगे वाली लाइन्स में क्लियर करेगा कि आई डोंट वांट की पूरी लाइफ ही खत्म हो जाए, तभी तो होगा. ही वांट्स की ओनली फॉर द वंस, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वंस के लिए हो, एक बार के लिए हो. ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि इस धरती पर. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लिटरल मीनिंग समझ में आ रहा है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. चलो किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं. तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसका मीनिंग क्या है? द वेरी फर्स्ट इज जब हम लैंग्वेज कर रहे होते हैं, यानी कि लैंग्वेज में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मीनिंग है जो वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं, ठीक है, अब किसके थ्रू करते हैं? वो लैंग्वेजेस के थ्रू करते हैं, ठीक है. उस लीडर ने कुछ ये वाला कमेंट किया है, उस लीडर ने ये वाला कमेंट किया है, देयर इज अ फाइट बिटवीन देम, ठीक है. पॉलिटिकल लीडर्स जो है, या फिर इफ वी टॉक अबाउट जो हमारे हायर लेवल की मीटिंग्स है, तो वहाँ भी क्या होता है? लैंग्वेजेस के थ्रू ही डिबेट होता है. तो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी कि हम कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे. दूसरा मीनिंग लैंग्वेज यानी कि वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज, कि पूरे वर्ल्ड में साइलेंस होना चाहिए, ठीक है. लैंग्वेज यहाँ पे क्या है? बिसाइड्स द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस. हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे बिसाइड्स, सिवाय साइलेंस की लैंग्वेज बोलेंगे, यानी कि विल बी साइलेंट.
अब दूसरा इससे फायदा क्या होगा, लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म वर्ड क्या होता है, जब मैं ये फील करना स्टार्ट कर जाऊँ कि आई एम द ओनली वन, आई एम द ओनली वन, और सभी मेरे अंडर आने चाहिए, ठीक है। ये होता है जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को सप्रेस करना स्टार्ट कर जाए, ठीक है। सपोज कि मेरी कम्युनिटी इज द विनर, तो सभी को मेरी कम्युनिटी जैसा बनना चाहिए, मेरी कम्युनिटी शुड बी डोमिनेटिंग कम्युनिटी, ठीक है। तो दिस इज चॉविनिज्म। लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म क्या होगा, जब एक जो ग्रुप लैंग्वेज बोलने वाला है, लाइक हिंदी स्पीकिंग अलाइट सोचेगा कि मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग जो अलाइट है उस पर डोमिनेट करना चाहिए, उस पर रूल करना चाहिए, तो इससे क्या होता है, लैंग्वेज से लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म, और उससे फिर क्या होगा, द फीलिंग ऑफ डोमिनेटिंग अदर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली फाइट होगी, वो फ्रीडम के लिए करेंगे, वो उनको डोमिनेट करने के लिए करेंगे। तो छोटा सा वर्ड है बट 3 मीनिंग्स निकल रहे हैं, एंड कीप देम वेरी क्लियर, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। द वेरी फर्स्ट इज, लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो क्या, होल ह्यूमैनिटी, देयर विल बी नो पॉलिटिकल डिबेट्स एंड विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। एक जो लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म है उसको हम फिनिश करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी कि हमें सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रुक जाना है। वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर जस्ट डूइंग एनीथिंग, हमें बस उसी 1 सेकेंड के लिए रुक जाना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, देखो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स का मैं सिंपल मीनिंग ढूंढूं तो ठीक है, दिस इज मेरी आर्म्स, मेरे को इनको हैंड्स को जो है वो मूव नहीं करना है, सिंपल मीनिंग, यानी कि मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है थ्रू एक्शंस। एक्शन से करते हैं ना, इधर आओ उधर जाओ, वी आर नॉट सपोज टू स्पीक लैंग्वेज, कोई क्लियर कर चुका है कि हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलनी है, बट अनदर थिंग व्हाट इज क्लियरिंग हियर इज कि हमें अपनी आर्म्स करके कम्युनिकेशन बाय द साइन लैंग्वेज हम उसको यूज नहीं करना है। दूसरा यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, हियर इट इज आर्म्स सो मच, क्या पोएटिक डिवाइस निकल रही है, हियर पोएटिक डिवाइस इज पन, PUN पन, थोड़ी सी न्यू है, सो कीप इट इन माइंड। पन का मीनिंग क्या होता है कि जब मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ बट मैं वो डायरेक्टली बात ना बोलूँ, आई विल यूज सम अदर एग्जाम्पल फॉर इट, ठीक है, तो दैट विल यूज पन। इसका यहाँ पे आर्म्स का मीनिंग क्या है, एम्युनिशन, यानी कि आर्म्स हम कब यूज करते हैं, आर्म्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, एम्युनिशन, जितनी भी हमारी फाइट्स करने की जो वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी ये हैं एम्युनिशन, वार फाइटर्स, जो भी हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, यानी कि 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और सोच लो, ना कुछ बोलना है, ना कुछ वेपन्स यूज करने हैं, ना कोई डिबेट यूज करना है। हमने लैंग्वेज पे डिस्कस किया, डिबेट होते हैं तभी वॉर होती है, राइट। तो हमने क्या कहा, ना हम किसी लैंग्वेज का, लेकिन ना कोई डिबेट करेंगे, ना ही हम अपनी जो है आर्म्स एम्युनिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, इट वुड बी यानी कि अगर ऐसा होगा तो वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल। अनयूजुअल क्यों होगा, सोचो अगर लाइफ पे पूरी अर्थ पे 1 सेकंड के लिए कोई भी ना बोले, कितना स्टिलनेस, साइलेंस होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली और वो अनयूजुअल भी होगा। कोई भी चीज जो नॉर्मल नहीं है, विच इज नॉट यूजुअल, इज अनयूजुअल, ठीक है। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, विदाउट रश, यानी कि रश के बगैर। नाउ रश हियर इज नॉइस। नॉइस कैसे हो रही होती है, सुबह सुबह उठ के भी अगर देखो 4 बजे तो कितनी नॉइस होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज की नॉइस है। विदाउट इंजन्स, इंजन्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है, जो भी हम मैकेनिकल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, यानी कि हम डे टू डे लाइफ में कितनी मशीन्स का यूज करते थे, दिस इज मैकेनिकल इंजन्स का जब हम यूज कर रहे हैं, तो ये सिंबॉलिक क्या है, रश एंड इंजन्स किस चीज के सिंबल है, इट इज अ क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी, सो इट इज अ सिंबल ऑफ हब ऑफ मॉडर्न लाइफ। हब यानी कि जो हमेशा चलते रहने वाली जो मॉडर्न लाइफ है, लाइक वी कॉल की दिल्ली जो है वो कभी नहीं सोती, सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस वी आर फेसिंग हियर, कि जो हब है मॉडर्न लाइफ की, जो कभी भी चुप ना होने वाला, ऑलवेज यूजिंग इंजन्स, सो वो वाली चीज, ठीक है। ये सब चीजें नहीं होंगी तो we would all be together, we would कौन है यहाँ पे, whole humanity, the people of whole world, including me, you, poet, and everybody in this earth, ठीक है, we would all be together. together कैसे होंगे, together in a sudden strangeness, हम सभी एक साथ होंगे। sudden कैसी है, अचानक होगा, 1 सेकंड के लिए होगा तो सब कुछ अचानक होगा। strangeness क्या होता है, strange, हम stranger, ठीक है, कोई भी हमारे लिए the unknown person, unknown thing is the strangeness for us, तो हम सभी एक अलग अनजानी जो एक स्ट्रेंजनेस है उसमें एक साथ होंगे, यानी कि एवरीबडी विल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। दूसरी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे क्या आ रही है, सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब हम एक सिंगल वर्ड को रिपीट करते हैं, तो इस वन पैरा के अंदर, वन स्टैंजा के अंदर वी हैव 2 पोएटिक डिवाइसेस। द वेरी फर्स्ट वाज पर, द नेक्स्ट इज
अलिट्रेशन, सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर हमारी अलिट्रेशन आ जाएगी. नाउ विल बी डूइंग स्टैंडर्ड 2. लेट अस स्टडी स्टैंडर्ड 2 ऑफ द पोएम. हियर फिशरमैन इन द कोल्ड सी. क्या मीनिंग है फिशरमैन? फिशरमैन कौन है? जो भी फिश वगैरह को पकड़ने के लिए समुद्र में जा रहा है. इन दी कोल्ड सी, कोल्ड सी यानी कि समुद्र कैसे अभी भी ठंडा है. तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गया? रिप्रेजेंट किया गया कि जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी के अंदर जा रहा है. मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो खुद को हार्म कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट स्टॉपिंग ऑन द वे. बट नॉट हार्म वेल्स. हार्म वेल्स है कि अब ये कब होगा? जब वो रुक जाएंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. कि रुक जाएंगे तो उन्हें टाइम मिलेगा कुछ सोचने के लिए, है ना. तो दे वुड नॉट हार्म वेल्स. जो वेल्स यानी कि जो उनसे भी बड़े मैमल्स हैं, जो उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, वो उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट यानी कि और वो इंसान जो समुद्र से सॉल्ट को निकाल रहा होता है, तो वो जो प्रोसीजर होता है उनके हाथ बिल्कुल कट जाते हैं. ठीक है, नमक अगर हाथ में और पानी के साथ रहता है तो हाथ बिल्कुल, मतलब इन द सेंस नॉट टोटली कट जाते हैं, बट उसके अंदर बहुत सारे कट, क्रैक्स, ऐसे मतलब बहुत घाव बन जाते हैं हाथ के अंदर. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होगा. And the man gathering salt would look at his heart hands, यानी कि जो सॉल्ट इंसान जो इकट्ठा कर रहा है वो अपने हैंड्स को देखेगा कि अरे ये क्या हुआ, मेरे हैंड्स जो है वो हर्ट हो गए हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? जो इंसान कंटिन्यूसली मतलब इतना बिजी हो चुका है कि उसको ये देखने के लिए टाइम नहीं है कि मैं खुद को हार्म पहुँचा रहा हूँ. ठीक है, खुद के लिए रेस्ट नहीं है, खुद के लिए लाइफ लग्जूरियस तो है बट उसमें फन जॉय नहीं है. ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हैं, उसकी जो सफरिंग है उसको वो रियलाइज करेगा कि जो मैंने इंजरीज खुद को दी हैं. द नेक्स्ट इज दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स. दोस्त कौन है यहाँ पे? वो लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं. ग्रीन वॉर्स क्या है? यानी कि देखो, ग्रीन इज वॉर्स, जो हम ट्रीज को जो बार बार काट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को काट रहे हैं, सो इट इज अ ग्रीन वॉर. यानी कि हम नेचर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. नेचर इज प्रोटेक्टिंग अस और हम उसी के ट्रीज काट रहे हैं, तो ऑफर ये हम पे रिटर्न में अटैक जरूर करेगी. तो यहाँ पे क्या है? दोस्त कौन है? कौन प्रिपेयर करता है? पॉलिटिशियंस है, साइंटिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब जितनी भी हमारी रिनॉन्ड पर्सनालिटीज है इसके अंदर. वॉर्स विद गैस, कौन कौन सी प्रिपेयर कर रहे हैं वॉर? द ग्रीन वॉर यानी कि डिफॉरेस्टेशन. वॉर विद गैस, गैस यानी कि गैस कहाँ से निकल रही है जो हमारे लिए हार्मफुल है. वट इज हार्मफुल, जो हमें मारना चाह रही है, इट इज अ वॉर फॉर अस. सिमिलरली इंडस्ट्रीज जो है उनसे क्या निकल रही है? हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं. So it is war with gas. Next is wars with fire. Fire का यहाँ पे क्या है? मिसाइल्स वगैरह के साथ. फायर कैसे होती है? जब भी कोई मिसाइल्स या गन वगैरह शूट होती है तो हमारी क्या होती है? फायर होती है. यानी कि मिसाइल, गन, गैसेस, इंडस्ट्रीज, डिफोरेस्टेशन. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. यहाँ पे क्या होगा? विक्ट्री, जीत तो होगी बट कोई भी सर्वाइवल नहीं होगा. तो नो सर्वाइवल कैसा होगा? क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग बचेगा ही नहीं कि उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सके. और वो विक्ट्री किस चीज़ की होगी? विक्ट्री भी ह्यूमन बीइंग्स की नहीं होगी, ह्यूमन बीइंग्स की साइंटिफिक नॉलेज की विक्ट्री होगी कि उन्होंने जो भी वॉर्स, एमिनेशंस जितने भी वो बनाए थे, दे वर ऑल सक्सेसफुल. ठीक है, किस लिए बनाई गई थी? दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए. ठीक है, तो वो सक्सेसफुल रही, तो दे आर विक्टर. बट पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी कि दोज, वो पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे थे, जब वो देखेंगे कि देयर इज नो सर्वाइवल, ठीक है, विक्ट्री जो हुई है उसके सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचा ही नहीं है, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या है यहाँ पे? साफ सुथरे कपड़े नहीं. हियर इट मीन्स साफ सुथरे कपड़े, यानी कि जितना भी हमारा मैल वाला कपड़ा था हमने उसको हटा दिया. फ्रेश कपड़ा, यानी कि जितनी भी हमारी जो थिंकिंग थी, ठीक है, जो एक बहुत ही माइंड नर्मिंग जो थिंकिंग थी चल रही थी हमारे दिमाग में, टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, वो वाली थिंकिंग को हमने हटा के, ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर अस, उस थिंकिंग को हटा के वी हैव अडॉप्टेड अ फ्रेश अप्रोच टू आवर लाइफ. ठीक है, एक नया वे ऑफ थिंकिंग हमने अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लिया है. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. अब क्या करेंगे? जैसे ही वो क्लीन क्लोथ्स डाल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? दे विल बी वॉकिंग विद देयर ब्रदर्स. ठीक है, ब्रदर्स के साथ, यानी कि यहाँ पे क्या रियलाइज करेंगे? दे विल रियलाइज देयर ह्यूमैनिटी. जो ह्यूमैनिटी की पावर है उसको रियलाइज करते हुए दे विल वॉक विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, यानी कि सभी नेशन, मतलब जो पूरे नेशन है वो एक साथ चलेंगे इन द शेड डूइंग नथिंग. और किसी शेड यानी कि ऐसी छाया बन जाएगी कि कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब किसी को हार्म पहुंचाने के लिए. ठीक है, ये पोएम पैब्लो नेरुदा वाली जो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी कि हाउ कैन यू स्टॉप दीज काइंड ऑफ एमिनेशंस एंड वॉर्स. ठीक है, उसके अंदर ये जो पोएम है लिखी गई थी. एंड दिस वी हैव कवर्ड 2 स्टेंजास.
in this videos, and in the next upcoming video we'll be covering stanza 3 and 4. इसके पार्ट इसलिए मैंने बनाए हैं ताकि क्या होगा कि थोड़ा सा आराम से चलेंगे उस चीज़ को और बिल्कुल क्लियरली उस चीज़ को समझेंगे. और आज जितना पढ़ा है थोड़ा सा सिर्फ उसको एक बार रिवाइज करो so that you don't forget these things. ठीक है, so I hope you have understood what I have taught you. So do subscribe my channel and share it.